Yes, yes, yes. I am back again with another video of this particular topic. Uh, ये देख रहे हो आप, आज वोट था। पर्टिकुलरली कोलकाता शहर में बहुत सारा जगह में वोट था आज, तो मैंने वोट दिया आज भी। और आई होप आप सभी ने जो जो इस पर्टिकुलर जगह में रहते हो, कोलकाता के इलाका में और बहुत आसपास के इलाका में, कोच बिहार का हुआ पर्टिकुलर फेज के जो आज वोट था उसमें आपने वोट दिया होगा। और ज़रूर से वोट देना बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपका राइट है और आपको ये वोट देना नेसेसरी है फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर स्टेट। और जैसे कि आगे आप बढ़ते सकते हो कि फॉर द कंट्री एज वेल। आई गेस आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इंटरेस्टिंग भी है, बट आई गेस उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आई गेस जो जो वीडियोस देख रहा है, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होता है ना, कुछ भी प्रॉब्लम होता है जो कि आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कमेंट कर देना एक बार, या मेरे ईमेल आईडी में मेल कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि आपने कुछ बोलना चाहता हो, तो मैं आपको वो रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। और आज का वीडियो को शुरू करते हैं। और अपना टॉपिक जो मैं कंटिन्यू कर रहा था कल, जैसे कि मैंने कल आपको वीडियो अपलोड किया था एक तो, जहाँ तक मैंने लास्ट बताया था आपको कि मेरा मेमोरी फुल होने वाला है, तो आई हैव टू स्टॉप दिस वीडियो राइट नाउ। तो उस वक्त मुझे ये पता चला कि नहीं, मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था आपको कि फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कॉम्बाइंड लिवरेज क्या होता है एक्चुअल में। जो हम लोग को सपोर्ट मिलता है, हम लोग जो इससे उधार मतलब देना पड़ता है हम लोग को, फीस कॉस्ट का जो खर्चा देना पड़ता है, फाइनेंशियल फीस का जो खर्चा देना पड़ता है, और उस लिवरेज को आप बेयर करते हो, उस लिवरेज को आप देते हो कि कितना एक्चुअल में लिवरेज आपको दे रहा है। क्योंकि देखो लिवरेज क्या एक्चुअल में, मैंने कल आपको बताया था ना, जो आपको जो लोड पड़ता है, आपको जो भार होता है, वो एक्चुअल में लिवरेज ही इस तरीके का होता है। आपको सपोर्ट देता है, बट जब सपोर्ट उसको कब देता है कि जब आपको जरूरत होता है, तब वो सपोर्ट मिलता है आपको एक्स्ट्रा, जबकि आपके पास है नहीं एक्चुअली में, पर सपोर्ट मिलता है, बट उसको आपको चुकाना भी पड़ता है। चुकाना भी पड़ता है मतलब उसको आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको खत्म कंप्लीट भी करना पड़ता है, खत्म भी करना पड़ता है कि भैया मेरे को सपोर्ट मिला, मुझे उसको फुलफिल करना भी है, मुझे उसको वापस देना भी है, उसका जो आपने मुझे दिया मुझे वापस आपको भी देना है। तो एक्चुअल में ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का यही एक रीजन है कि इसको क्यों हम लोग लिवरेज के तौर पर देते हैं, और ये क्यों रिस्क कहते भी, इसको रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क भी कहते हैं एक्चुअल में। क्यों कॉम्बाइंड रिस्क फाइनेंस जो होता है ना, वो ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क का दोनों कॉम्बिनेशन में आता है। तो उसमें मैं बताऊंगा, उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, मतलब थोड़ा सा मेरे को वीडियो को फॉलो करते रहोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि पर्टिकुलरली पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 पार्ट 3 जो मैंने वीडियो बनाया ना, उसमें ये सब कुछ इंक्लूड हो रहा था, और इंक्लूड होते होते यहाँ पर आया है। तो आई गेस मुझे आगे चलना चाहिए इस वीडियो में, और पर्टिकुलरली इस टॉपिक के बारे में मुझे बताना चाहिए कि एक्चुअली ये क्या होता है ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क एक्चुअल में ये क्या है? ऑपरेटिंग रिस्क मैंने बोला था ना अगर आपको, ऑपरेटिंग रिस्क मतलब क्या, आपको सैलरी देना पड़ेगा, आपको रेंट देना पड़ेगा, और जो भी जिस ऑपरेटिंग खर्चा में आता है इंक्लूडेड होता है, वो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। बिकॉज इफ यू डोंट पे इट, मुश्किल है बाबा, बहुत मुश्किल है सर, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा फिर। क्योंकि आप किसी से काम करवा रहे हो और उसको काम का आप उसको पेमेंट नहीं दोगे ना, तो फिर वो आपके लिए फिर दोबारा काम नहीं करेगा, या फिर आपका ऊपर विरोध भी हो सकता है, यूनियंस वाला लोग बहुत कुछ हद कर सकता है। तो फिर वही चीज बात होता है ना कि आप किसी घर में रह ले, उस घर का भाड़ा दे दोगे। क्यों नहीं दोगे भाड़ा? क्योंकि आपको वो घर नहीं है। एक्चुअली भाड़ा क्यों देना पड़ता है? क्योंकि आप उस घर का ओनर नहीं हो, घर का ओनर कोई और है, आप जस्ट एक टेनेंट के तौर पर उस घर पर रह रहे हो। तो उस घर में रह रहे हो, घर का यूज कर रहे हो, एक्चुअल में घर तो किसी और का है, तो आपको वो घर का सर्विस यूज करने क्यों देगा? तो तक आप उसको पैसे नहीं दोगे उस घर का, तो आपको वैसे यूज नहीं देगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पर ही होता है ना सर। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करते हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रेंट पड़ता है, सैलरीज पड़ता है, और भी बहुत सारा एक्टिविटीज पड़ता है जो कि ऑपरेटिंग में खर्चा में इंक्लूड होता है। होता कि नहीं होता है? होता है।
जरूर होता है, बहुत हद तक होता है। तो ऑपरेटिंग खर्चा में इंक्लूड होते हुए मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आखिरकार इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, आखिर में इसमें क्या है जो कि आपको समझना चाहिए, आखिर इसमें एक्चुअल में इसमें एक्चुअल में है क्या ये चीज जो कि बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जिसे कहते हैं। आई गेस आपको ये चीज बहुत पता करना चाहिए। मैं आपको इसको मिटा देता हूँ, मैं आपको अच्छे से लिख के बताता हूँ कि ऑपरेटिंग लिवरेज इज व्हाट वी कॉल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, वो क्या होता है एक्चुअल में। तो यार आई गेस इसको कंप्लीट कर दिया होगा मैंने। ओके, तो मैं इसको मिटाता हूँ। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि कभी भी ना पढ़ाई के वक्त करते वक्त उसको पढ़ाई के तौर पर मत लेना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मजाक नहीं है बिल्कुल भी कि पढ़ाई के तौर पर मत लेना उसको एक रियल बनाना, रियल हो रहा है आपके सामने, ये पर्टिकुलर चीज आपको महसूस करना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर चीज आपको एक्सपीरियंस के तौर पर एकदम रियल महसूस करना पड़ेगा कि भैया मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, ये मेरा कंपनी है और इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है। आई गेस उस वक्त आपको कभी भी इसको करते वक्त ना बोरिंग फील नहीं होगा। आपको हमेशा लगेगा कि ये भैया ये हो क्या है, भैया ये बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, ये चीज तो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है आखिरकार, तो ये एक्चुअल में कैसे हो रहा है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, इट इज व्हाट वी कॉल एज DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क में हम लोगों ने, मैं बताना चाहता हूं कि इसमें इससे पहले मैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क आगे बढ़ूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में होता है कि इंडिपेंडेंट फैक्टर और डिपेंडेंट फैक्टर, दैट इज व्हाट वी कॉल इलास्टिसिटी, ऐसे कहते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी कहते हैं। उसे हम लोग समझते हैं कि पर्टिकुलर जो डिनोमिनेटर जो होता है और न्यूमरेटर जो होता है वो दो चीज होता है। डिनोमिनेटर का इन्फ्लुएंस न्यूमरेटर चेंज होता है कि कितना चेंजेस हुआ एक्चुअल में, कि इसके चेंज के बदले कितना चेंज हुआ। इलास्टिसिटी एक्चुअल में वही ना होता है कि प्राइस चेंज हुआ इतना तो भैया डिमांड कितना चेंज हो गया, डिमांड ज्यादा चेंज हो गया तो फिर वो इलास्टिक हो गया, इलास्टिक हो गया, और वो कम हुआ तो वो इनइलास्टिक हो गया। मतलब कुछ चेंजेस हुआ नहीं, बेसिकली कम नहीं, मतलब क्या कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं, और ज्यादा हो गया मतलब इन्फिनिटी में चला गया तो परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। और अगर उसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं, और वो अगर स्टिल हो गया मतलब नो चेंजेस, ना इधर से ना उधर से कहीं चेंजेस नहीं, वैसे हम इलास्टिक में कहते हैं कि चेंजेस हुआ है बट माइनर चेंजेस हुआ है, एक्चुअल में ज्यादा चेंजेस हुआ ही नहीं है। और अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में क्यों घुसे, इकोनॉमिक्स में घुसने का एक ही रीजन है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सके कि एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट का क्या एक रीजन है, आखिर ये ऑपरेटिंग रिस्क होता कैसे है, ये ऑपरेटिंग रिस्क कितना हद तक हम लोग को इन्फ्लुएंस करता है, किधर तक इन्फ्लुएंस करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है ऑपरेटिंग रिस्क। आखिर हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज को क्यों डिफाइन करते हैं, इस चीज पर बेसिस पर ऑपरेटिंग लिवरेज को डिफाइन करने का रीजन क्या है। ऑपरेटिंग रिस्क को डिफाइन करने का रीजन क्या है, तो मैंने बता दिया आपको। एक इलास्टिक होता है, डिमांड होता है, एक होता है इलास्टिक डिमांड होता है, एक होता है आपको परफेक्ट इलास्टिक होता है, परफेक्ट इलास्टिक होता है, तीनों चारों मैंने बता दिया आपको। बट यही चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिसमें बता रहा हूँ कि मैं इलास्टिसिटी का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। इलास्टिसिटी
परसेंटेज चेंज। इंडिपेंडेंट फैक्टर, बहुत हद तक ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों बता रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी आपको ये चीज ध्यान से देखना चाहिए एक्चुअली इसमें कहां पर ये चीज फंसते हो आप लोग कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क एक्चुअल में क्या होता है। लेट्स से हम लोग यहाँ पर कोई भी चीज ले लिए कि लेट्स से हम लोग यहाँ पर ले लिए प्राइस, वैसे मैंने बोला था प्राइस ले लिए। प्राइस क्या है एक्चुअल में? प्राइस और सेल्स ले लिए। लेट्स से हम लोग प्राइस ले लिए, प्राइस और सेल्स। तो प्राइस एक्चुअल में क्या है? प्राइस इज इंडिपेंडेंट, प्राइस चेंज होता रहता है। उस पर डिपेंड कौन करता है? सेल्स, कि भैया सेल्स कितना होगा। ये कितना चेंज होगा प्राइस के मुताबिक। मान लो अगर प्राइस होता है चेंज 1% और सेल्स चेंज होता है 5%, तो 1% प्राइस चेंज होने की वजह से सेल्स 5% चेंज हो गया, होता है ना। तो ये हम लोग क्या करते हैं इसको, हम लोग कहते हैं इसको ये इलास्टिक डिमांड हो गया, कि डिमांड इतना बढ़ गया। डिमांड इतना बढ़ा तो एक्चुअल में हम लोग कैसे इसको लिखेंगे? दैट 1% प्राइस में अगर चेंजेस आया है, डेल्टा है, डेल्टा ये एक्चुअल में चेंज है, जिसके कॉल्ड चेंज। 1% चेंज जो आया है इन प्राइस में, उसके वजह से जो सेल्स में बदलाव आया है, सेल्स में कितना चेंज आया है? 5% का चेंज आया है। ये फिगर करके हम लोग करते हैं, फिगर करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कैसे होता है। तो ये फिगर करके अगर आप क्लियरली समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये कैसे बदलता है, कितना परसेंटेज बदलता है, नहीं बदलता है। 1% चेंज होने की वजह से सेल्स में 5% चेंज हो गया तो क्या हो गया। ये चीज बहुत सारे चीजें फैक्टर्स इसमें अवेलेबल है। तो मैं इसी फैक्टर को बेसिस करके आपको ये बताना चाहता हूं कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, जिसको कहते हैं DOL, ये कैसे होता है। आई गेस मुझे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इलास्टिसिटी मैंने बता दिया आपको कि इलास्टिसिटी क्या होता है एक्चुअल में। आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ा होगा, इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसमें मैंने क्या बोला था? उसमें मैंने बोला था सेल्स होता है, सेल्स से माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, माइनस फिक्स कॉस्ट होता है, एबिट भी होता है कि नहीं होता है? होता है ना, सब कुछ होता है। तो उसमें क्या था, हम लोग ने एक बहुत पहले एक चीज बताया था। अगर मैं आपको पार्ट 2 का वीडियो देखोगे आप ना, तब उसमें आपको दिख जाएगा कि मैंने सेल्स से लेकर एबिट तक, सेल्स माइनस फिक्स वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, सेल्स माइनस फिक्स वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, एबिट जो आया था ना, वहां तक बोला था कि इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जब रिलेटेड होता है ये चीज, तो फिर यहां पर हम लोगों को ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आखिरकार क्या चेंजेस आता है। सेल्स बदलता है तो एबिट भी बदलता है ना, क्योंकि सेल्स अगर ज्यादा बढ़ेगा तो एबिट भी बढ़ेगा, सेल्स कमेगा तो एबिट भी कम जाएगा। करेगा कि नहीं कमेगा? जरूर कमेगा। होगा। एक्चुअल में डिपेंडेंट तो ये है ना, सेल्स में इतना अमाउंट है। सेल्स अगर मान लो 1 लाख है, 1 लाख सेल्स है, 1 लाख सेल्स है, तो अगर वेरिएबल कॉस्ट 50 हो गया तो वो कम जाएगा, और कमेगा 20,000 तो और कम जाएगा। बड़ा हुआ सेल्स 2 लाख हो गया तो ऐसे क्या समझ में आ ही जाता होगा कि वो तो फिर वो कितना बढ़ेगा, तो और बदल जाएगा। तो यहाँ तक यहाँ पर आपको क्लियर हो समझ में आ गया होगा कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है। इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या आता है, और
बैक टू माय पॉइंट कि परसेंटेज इंडिपेंडेंट फैक्टर में क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये चीज यहाँ पर लिया जा रहा है। एक्चुअल में हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, देखो ऑपरेटिंग लिवरेज को हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट में डिवाइड करें ना, पर्टिकुलर डिफाइन करें तो इट इज एक्चुअली अ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्मूला। कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्मूला है जिसमें आपको क्या होता है, सेल्स और ईबीटी से का रिलेशन है, ये दोनों चीज। ऑपरेटिंग लिवरेज जो होता है ना, सेल्स और ईबीटी यानी ईबिट का रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? क्योंकि इसमें एक फिक्स कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट से आपको रिलेशन कुछ भी नहीं है, बट फिक्स कॉस्ट का बहुत मायने रखता है यहाँ पर कि भैया मेरा लिवरेज कितना आएगा, मेरा लिवरेज ज्यादा आ गया, क्यों आ गया ज्यादा, आखिर क्या रीजन है ज्यादा, वो फिक्स कॉस्ट का ही रीजन होता है। फिक्स कॉस्ट का रीजन होता है। अगर आप समझोगे नहीं समझोगे तो बट फिक्स कॉस्ट का ही रीजन होता है वो सर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है। देखो इट इज एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्मूला, समझो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैं, इट्स एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्मूला। कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्मूला क्यों क्या हो गया? क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज है, ऑपरेटिंग कॉस्ट से रिलेटेड है। सेल्स हम लोग कहाँ पर जोड़ते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहाँ आता है, कॉस्ट में आता है ना। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्मूला। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्मूला, क्योंकि वो सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज़ दैट इज फॉर वैल्यू, दैट ये सब कुछ इसमें रिलेटेड होता है। तो इसी कारण वी कॉल इट कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्मूला एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन sales and earning before interest and taxes, EBT, earning before interest and taxes, EBT. What? Am I right or wrong? Am I right or wrong? I am right. केडी पाठक अदालत अगर देखोगे तो उसमें ये डायलॉग उसका बहुत होता है, तो वहां पर वो बोलता रहता है, जब भी कुछ चीज प्रूफ करता है वो बोलता है Am I right or I am right? मतलब कैसे बोलता है Am I right or am I right? तो what am I right or wrong? That is what I'm trying to ask to you people, that am I right or wrong? Cost accounting formula, relation between sales and EBT. Why sales and EBT? Because between this sales and EBT we get that fixed cost. Because of that fixed cost we got that risk, which I have told in the earlier class, in the earlier topic, that fixed cost की वजह से ही सब कुछ होता है। फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से सब कुछ होता है। आप घर बंद कर दो ना सर, आपको वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल नहीं चलेगा सर। आप बंद कर दो, वेरिएबल कॉस्ट नहीं चलेगा, पर आपको फिक्स्ड कॉस्ट देना ही पड़ेगा सर। जब आप फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दोगे ना सर, तब आपको फिर दिक्कत पैदा होगा सर, पैदा होगा। देखो अच्छा से, बिल्कुल देखो अच्छा से, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, देखो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से देखो सर, बहुत अच्छे से देखो। फिक्स कॉस्ट के वजह से ही सब कुछ होता है सर। वो डिफरेंस जो आता है ना फिक्स कॉस्ट के में आता है, और ऑपरेटिंग लिवरेज भी उसी कारण बढ़ता है। फिर आप बोलोगे कि भैया ऑपरेटिंग लिवरेज सब रिस्की है। हाँ रिस्की है, कम होने से रिस्की है, ज्यादा होने से कम होने से कम रिस्की है, और ज्यादा होने से ज्यादा रिस्की है। मतलब जो अमाउंट जो आएगा ऑपरेटिंग लिवरेज का। अब वो कैसे कंपेयर करोगे आप कंपेयर करोगे उसको 2 ईयर को लेकर, या फिर 2 साल का किसी दूसरे कंपनी से कंपेयर करोगे। अपना खुद का इस साल का कंपेयर कर सकते हो अपना, कि पहले मेरा कितना था, इस बार कितना है। बट एक्चुअली ये चीज कंपैरिजन अगर आप देखोगे ना, तो अपने से कंपेयर कर ही रहे हो, बट उस साल में दूसरा कोई कंपनी कितना परफॉर्म कर रहा है अच्छा, तो उससे भी कंपैरिजन ज्यादा बेटर होता है अच्छे से। एक्चुअल में ऑपरेटिंग लिवरेज का कोई वैल्यू काम नहीं आता है। आप अपने में कंपेयर करते रहोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सोचोगे कि देखो मैं कितना इंप्रूव करता रहा हूँ, मेरे हर पर दिन मेरा इंप्रूव हो रहा है। हाँ बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप मार्केट में देखोगे ना, मार्केट में आपको कंपैरिजन अपने से नहीं बल्कि अपना कंपटीटर से दिखना पड़ता है कि आप कंपटीटर आपका क्या, कितना हद तक उसका कंपटीटर आपको वो हम कर रहा है, उसका कैसा रिजल्ट आ रहा है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि वो कितना हद तक वैल्यू करता है सर। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये क्यों आता है। तो 2 साल का हम लोग डिफरेंट चेंजेस लेते हैं। 2 साल में कितना बदला, 2 साल में क्या चेंजेस हुआ। 2 साल में वेरिएबल कॉस्ट बदल जाता है, बस फिक्स कॉस्ट नहीं बदलता है। और उसी का से रिलेटेड आता है हम लोग का वो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का आने का तरीका यही है सर। 2 साल का जब डेटा दिया जाएगा तब उसमें आपको ये चीज को यूज करना पड़ता है। इसको बहुत हद तक फायदेमंद इस्तेमाल होता है इसमें सर।
एग्जाम्पल मैं बताऊंगा सर, मैं एग्जाम्पल लिख के लाया हूँ अच्छे से, उस एग्जाम्पल को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। क्योंकि देखो ना सर, आप सोचो ना सर, खुद से सोचो कि अगर आपको सिंगल ईयर दे दिया जाता है, सिंगल ईयर का डेटा देता है, तब क्या करोगे? सिंगल ईयर का डेटा देता है तब आप क्या करोगे? आपको वेरिएबल कॉस्ट तो कोई अवेलेबल नहीं होगा, अगर कंट्रीब्यूशन एबीटी करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एबीटी करना क्यों पड़ेगा? क्योंकि उसमें सिंगल ईयर डेटा हो जाता है। उसमें क्या होता है ना, मैच नहीं करा पाते आप कि सेल्स एक्चुअल कितना बड़ा और सेल्स, अगर आप 2 साल का डेटा देखते हो, अपना पहले का हिसाब से कंपेयर करते हो, अपना आज का हिसाब से कितना आया, पहले का हिसाब से कंपेयर करते हो, अपना आज का हिसाब से कंपेयर कितना करते हो, तो उसमें आपका क्या चेंजेस हुआ कि कितना प्राइस के बदले कितना सेल्स इंक्रीज हो गया, मेरा कितना चेंज एक्चुअल में आया, ये ऑपरेटिंग लीवरेज हुआ। बट ऑपरेटिंग लीवरेज ये होने का क्या है? इन अदर वर्ड्स, इफ सेल्स चेंज बाय दिस, इन अदर वर्ड्स इफ सेल्स चेंज बाय दिस, तो इसका ईबीटी क्या चेंज होगा? मतलब ईबीटी जो मैंने बोला ना अभी, ईबीटी सेल्स और ईबीटी में क्या चेंजेस आएगा? चलो आगे चलता रहता हूं, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है और चीज। आपको समझ में कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्मूला है, जैसे में सेल्स एंड ईबीटी है। आपको मैं एक फॉर्मूला जब एक अच्छे से बताऊंगा कि क्या एक्चुअल में फॉर्मूला है इसका, तो उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि एक्चुअल में फॉर्मूला कैसा होता है। इसी में बेस को होता है सर, इसी में बेस करके बनाया जाता है सर। सर आप बोलोगे, मैंने बोला ना कि ये चीज क्यों करना पड़ता है, आखिर में चीज क्यों होता है। आप बोलो वही चीज है कि अगर 2 साल का डेटा जब दिया रहेगा, 2 साल में आपको कंपेयर करके दिखाना पड़ेगा कि भैया कितना एक्चुअल में बदला मेरा पहले का हिसाब से कितना सेल्स इंक्रीज हो गया नहीं हुआ, उसमें फिक्स कॉस्ट है, उसमें कितना रोल प्ले करता है नहीं करता है, तो उससे आपको पता चल पाएगा 2 साल का अगर देखोगे तो। बड़ा आप सिंगल लेकर देखोगे तो आपको फिक्स कॉस्ट आराम से मिल जाएगा सर, फिक्स कॉस्ट का क्या है एक्चुअल में। बस 2 साल का देखोगे तो क्या आप कंपेयर कर पाओगे? क्या नहीं ना। तो क्या आप देख पाओगे कि फिक्स कॉस्ट कितना है, क्योंकि उसमें तो फिक्स कॉस्ट एक ही रहेगा, उसमें तो आपको पता चलेगा ही नहीं कि एक्चुअल में इंक्रीज हुआ है कितना। समझे ना सर? समझे कि नहीं समझे? पता चलेगा ही नहीं सर, आपको लगेगा कि दोनों एक ही चीज होगी। तब उस समय क्या करोगे आप? उस समय आपको चेंज करना ही पड़ेगा, इस फॉर्मूला को यूज करना ही पड़ेगा सर। आखिर देखो मैथ्स में बहुत सारा केसेस होता है कि फॉर्मूला में आपको देखना पड़ता है, ओ ये फॉर्मूला है, कैसे डिराइव हुआ ये फॉर्मूला, कहाँ से आया ये फॉर्मूला। तब सब आपको बोलते होंगे कि भैया ये फॉर्मूला तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही होता है, आप इसको फॉलो करो, इसको याद रखो, इसको मगअप कर लो। बट मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैं सोचता हूँ कि फॉर्मूला को अगर आप समझोगे अच्छे से तो फिर आपको चीजें समझ आएगा कि एक्चुअल में फॉर्मूला एक्चुअल में आया क्यों, आखिर क्यों परसेंटेज की हम लोग को क्या है, हम लोग को दिखा रहा है कि फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट कितना तक इन्फ्लुएंस करता है। हम लोग क्या दिखाना, वी हैव टू शो दैट फिक्स कॉस्ट कहाँ तक फिक्स कॉस्ट जो होता है ना, वो जो ऑपरेटिंग होता है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग वाला वो कितना हद तक इन्फ्लुएंस करता है, कितना ऑपरेटिंग लिवरेज को बढ़ाता है, ऑपरेटिंग लिवरेज को इंक्रीज कर देता है, सपोर्टिव तो है बट इंक्रीज कर देता है। वाई इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये हमको ये चीज दिखाना, वी हैव टू शो दिस, वी हैव टू फाइंड आउट दिस, वी हैव टू शो दिस। बट अगर आप 2 साल को कंपेयर करोगे ना, 2 इयर्स को, तो आपको ये चीज लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त क्या होगा ना, उस वक्त आपको सिर्फ फिक्स कॉस्ट लेने से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको दिक्कत होने लगेगा कि आखिर डिफरेंस कितना है, पहले जो मेरा था और आज कितना है। तो यू हैव टू यूज दैट फिक्स कॉस्ट। दोस्तों फिक्स कॉस्ट का यूज नहीं हो पाएगा बिल्कुल। आप ठीक से देखोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में डिफरेंस कहाँ पर आया, डिफरेंस जो होता है ना वो किधर में आया, डिफरेंस किधर आया, किधर डिफरेंस है आखिर में, 2 साल में क्या डिफरेंस है। इसीलिए हम लोग हैव टू यूज दैट फिक्स फार्मूला। बट इफ वी कंसीडर सिंगल ईयर डेटा, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि सिंगल ईयर में आपको तो फिर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय
कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, क्यों कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फिक्स कॉस्ट का ही वैल्यू होता है, वेरिएबल कॉस्ट का तो वैल्यू होता ही नहीं है। दैट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, दैट इज व्हाट वी कॉल दैट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। मजा आया कि नहीं आया? फॉर्मूला समझ आया? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर। वीडियो जरूर देखना सर, कोई नहीं बताएगा सर आपको, नो वन सर, नो वन विल टेल यू सर, नो वन सर। इसके भीतर में फिक्स कॉस्ट घुसा हुआ है और ये फिक्स कॉस्ट इन्फ्लुएंस करता है सर। आखिर में एक एग्जांपल देता हूं, यही फिक्स कॉस्ट आता है, यही फिक्स कॉस्ट अगर आप नहीं लोगे ना, मेरा फिक्स कॉस्ट आपका है ही नहीं, देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट। There is no fixed cost. Then there will be no changes. एक्चुअली रेशियो एक जैसा, रेशियो जैसे ही बोलोगे तो हम रेशियो जैसा ही है, क्योंकि ये रेशियो ही इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करता है ना। रेशियो इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करता है कि नहीं करता है? रेशियो से आप बदलते हो, रेशियो की आप परसेंट निकालते हो, 100% मल्टीप्लाई करके निकालते हो कि नहीं, वही तो है। परसेंटेज मतलब क्या? परसेंटेज मतलब क्या? रेशियो ऐसा ही है, परसेंटेज मतलब क्या? 100 हो जाता है, उसमें 100 इंक्लूड हो जाता है, परसेंटेज बदल जाता है। परसेंटेज में सब आएगा सब, कुछ तो ऐसा नॉर्मल में नहीं आएगा, परसेंटेज में आएगा। परसेंटेज समझना है, ओ पहले ये था अब ये हो गया, पहले ये था अब ये हो गया, पहले ये था अब ये हो गया। नो चेंजेस सर। एग्जांपल दूंगा मैं सर, सबका एग्जांपल दूंगा अच्छे से सर, बहुत मजेदार टॉपिक है सर, मिस बिल्कुल मत करना सर, बहुत मजेदार टॉपिक है सर। जस्ट मैं चेकआउट कर लेता हूँ कि एक्चुअली कितना हद तक गया है टाइमिंग, जो कि मैं अभी मुझे फुल हो गया तो फिर मैं बताना मुश्किल हो जाएगा, मेरे फुल हो जाएगा। जस्ट चेकआउट करता हूँ एक बार। या टाइम है अभी, जल्दी एग्जांपल कर लेता हूँ, एक तो एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। यहाँ तक समझ आ गया? बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी रिवाइंड कर लेना वीडियो को, वापस से देख लेना फिर से, ठीक है? क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है सर, बिल्कुल कोई मतलब कुछ चिंता ही नहीं होगा सर, बिल्कुल आपको देखना ऐसा होगा, मजा आएगा सर, बिल्कुल मजा आएगा सर। मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया सर। मैंने बोला ना आपको सर कि कभी भी आप पढ़ाई को बोझ के तौर पर मत लेना सर, कि आपको ये पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो ये बोझ कभी मत लेना अपने ऊपर सर। बोझ कभी मत लेना अपने ऊपर सर। आप नहीं पढ़ पाओगे सर, आप नहीं पढ़ पाओगे सर, आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ये जो फार्मूला है, मैं अब इसको फार्मूला को ही एक एग्जाम्पल के रूप में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल लेकर, एग्जाम्पल मैं लिख कर आया था यहीं पर, मैंने सब कुछ अच्छे से लिखा हूँ कि कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं नर्वस होने लगा अचानक से तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं कोई गलत ना बोल दूँ।